नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर साथ हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन हो तो सीक्वेंस को अपने हिसाब से मिला लें। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये हमारा क्लोज टेस्ट नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 क्लोज टेस्ट अलग अलग 7 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। मैं स्टूडेंट्स को पहले ही बता चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं कि कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, क्लोज टेस्ट जैसी चीज़ों को करने के लिए, एक्यूरेसी के साथ इनको अटैम्प्ट करने के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको अपनी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ अपनी रीडिंग स्किल्स, अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इम्प्रूव करनी होंगी। तो जिन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो NCERT की 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की जो भी आपको पसंद हो वो किताब ले लें। 6ठी क्लास से शुरू करें। आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी की किताब ले लें और उनको पढ़ना शुरू करें। आप 1-2 महीने में देखेंगे कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव होने लगी हैं। जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जिनको अगर रीडिंग हैबिट नहीं है तो वो इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके सामने एक कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, एक पैसेज लिखा हुआ है, इसमें ब्लैंक्स छोड़े गए हैं। इन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। अब इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए कोई फिक्स चीज़ नहीं है, कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि ये ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग से पूछे जाएंगे, आपकी सिंटैक्स से पूछे जाएंगे या मीनिंग से पूछे जाएंगे या फिर आपको कंटेक्स्ट एक दिया हुआ है। देखिए ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, ये सेंटेंस का जो कॉम्बिनेशन आपके सामने लिखा है, इनमें से कोई भी एक सेंटेंस अगर इंडिविजुअली कहीं पर लिखा हो तो ऐसा हो सकता है कि 2, 3 या चारों ऑप्शन उसमें फिट हो जाए। लेकिन चूंकि आपको यहां पर केवल एक सेंटेंस नहीं दिया गया, उस सेंटेंस को एक पैराग्राफ में लिख कर दिया गया है, तो आपको समझना होता है उसका कंटेक्स्ट, किस थीम में बात कही जा रही है, किस तरह की इंफॉर्मेशन किस तरह की थीम में दी जा रही है, कंटेक्स्ट क्या है, क्या इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है। उस कंटेक्स्ट को अगर आप समझ पा रहे हैं तो ही आप क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसी के लिए आपको रीडिंग स्किल्स या कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की जरूरत है। तो आप पढ़ना शुरू करें। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। इंडिया एंड 25 अदर कंट्रीज एग्री टू द कोपनहेगन अकॉर्ड इवन एज अदर डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेप्टेड इट एज एन इरिवर्सिबल डिसीजन लेटर। ठीक है, इरिवर्सिबल मतलब जिसको रिवर्स ना किया जा सके, जिसको वापस ना किया जा सके, जो हो गया अब उसको पहले जैसा नहीं कर सकते। द अकॉर्ड केम आउट ऑफ बारगेनिंग लास्टिंग ऑलमोस्ट 20 आवर्स अमंग ऑफ गवर्नमेंट्स। देखिए ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ इस ब्लैंक को फिल करना है, ये 71 ब्लैंक को फिल करना है, तो ऐसा हो सकता है कि इस ब्लैंक को फिल करने जब जाएं तो आपको 1 या 2 या 3 या 4 ऑप्शन सही लगे, लेकिन आपको इसका कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा किसी एक ऑप्शन को लगाने के लिए। देखिए ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बार्गेनिंग एक नाउन है, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव भी आना है। ये आपके ग्रामर से रिलेटेड, ग्रामर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब ये चारों ही वर्ड जो आपके सामने लिखे हैं ये एडजेक्टिव हो सकते हैं, हालांकि इनमें से 2 वर्ड ऐसे भी हैं जो एडवर्ब भी हो सकते हैं। अर्ली एडवर्ब भी हो सकता है, हार्ड एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव तो है ही। चारों वर्ड यहाँ पर आपको एडजेक्टिव दिए गए हैं, ऐसे दिए गए हैं जो एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग या ये यूँ कहिए कि जो आपकी सिंटैक्स को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है उससे आपको पता चला एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन चारों ही वर्ड एडजेक्टिव है। तो अब आप कैसे तय करेंगे, उसके लिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए इन वर्ड्स के कि मीनिंग क्या है। तो आपकी वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, है ना, वोकैब को भी मेमोराइज करना स्टार्ट कीजिए आप। आपकी वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, फिर उसके अलावा आपको इस कंटेक्स्ट का पता चलना चाहिए। ठीक है, वोकैब से यानी कि मीनिंग से अगर हम निकाल के देखें तो ऐसा तो है नहीं कि अर्ली बार्गेनिंग है, क्योंकि 20 घंटे तक चली तो अर्ली का तो सेंस ही नहीं बन रहा है, ईजी भी नहीं कहा जा सकता। तो 20 घंटे तक अगर कोई बार्गेनिंग चली है, कोई नेगोशिएशन चला है, तो उसको अर्ली या ईजी तो कहा ही नहीं जा सकता। इतनी बात तो आपको मीनिंग से पता चल गई। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये जो डिफिकल्ट और हार्ड लिखा हुआ है ना, दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आ रहा हो तो दोनों को यहां पर रख कर देखिए। द अकॉर्ड केम आउट ऑफ डिफिकल्ट बार्गेनिंग लास्टिंग ऑलमोस्ट 20 आवर्स। द अकॉर्ड केम आउट ऑफ हार्ड बार्गेनिंग लास्टिंग ऑलमोस्ट 20 आवर्स अमंग। दोनों ही देखने या सुनने में, आपको पढ़ने में
सेम लगेंगे। और दोनों वाकई में अगर आप डिफ़िकल्ट को डिक्शनरी पर डालते हो तो हार्ड लिखा हुआ आएगा, और हार्ड को गूगल करते हुए डिक्शनरी पर डालते हो तो डिफ़िकल्ट लिखा हुआ आएगा। लेकिन दोनों में ज़रा बेसिक से डिफरेंस है। डिफरेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे एडजेक्टिव हैं, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में, कहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आपको दिए जा सकते हैं। तो कोई भी चीज़ सामने आती है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, समझ लेना है। देखिए, बात कर लेते हैं पहले हार्ड पर। ये जो हार्ड वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव भी है वाल्को और एडवर्ब भी है। ठीक है, एक मीनिंग तो इसका यही होता है, मैं लिख सकता हूं नॉट इजी टू ब्रेक, कट और डैमेज। जिस चीज को आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता, कट नहीं किया जा सकता, डैमेज नहीं किया जा सकता, आप उसको कह सकते हैं हार्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं यहां पर हार्ड सरफेस। ठीक है, सरफेस हो गया नाउन और हार्ड हो गया है इस नाउन के लिए एडजेक्टिव। यहां पर हार्ड ने क्या काम किया? सरफेस की फिजिकल प्रॉपर्टी या मटेरियल प्रॉपर्टी बताने का काम किया। तो ये कहा जा सकता है कि हार्ड जब इस मीनिंग को कन्वे करता है तो फिजिकल या मटेरियल प्रॉपर्टी बताने का काम करता है, मटेरियल प्रॉपर्टी बताने का काम करता है। ठीक है, एक मीनिंग तो इसका यही हो गया। दूसरा जो हो गया, आप कह सकते हैं हार्ड का दूसरा मीनिंग हो सकता है डिफिकल्ट। देखो, हार्ड का मीनिंग बताने के लिए ही मैंने डिफिकल्ट वर्ड का यूज कर लिया। दोनों ही बहुत क्लोजली रिलेटेड वर्ड हैं, सिमिलर वर्ड है, सिमिलर मीनिंग को कन्वे करते हैं। हार्ड का दूसरा मीनिंग में क्या लिखवा रहा हूं? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी सिचुएशन जिसको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो, या डू और एक्सपीरियंस। ठीक है, और हैंडल। कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि अंडरस्टैंड करना या डू करना या एक्सपीरियंस करना या हैंडल करने में डिफिकल्ट हो, तो उसको भी हम हार्ड कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पर हार्ड क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन मैं यहां पर लिख सकता हूं। अब जब इस मीनिंग को हार्ड कन्वे करने लगता है तो इसके सिनोनियम क्या हो जाते हैं? टफ और डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट तो इसके मीनिंग में ही है, तो ऑब्वियसली सिनोनियम तो होगा ही। ठीक है, आप इसको टफ क्वेश्चन भी लिख सकते थे, आप इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लिख सकते थे। दो मीनिंग तो ये हो गए इसके। तीसरा मीनिंग जो है इसका हार्ड का, ये हो सकता है, तीसरा मीनिंग नीडिंग और यूजिंग मैनी स्किल्स और एफर्ट्स। ऐसी कोई भी चीज जिसको करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की या बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी हार्ड कहा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो हार्ड वर्क। ठीक है, वर्क यहां पर नाउन हो गया, लेकिन ऐसा वर्क है जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स की, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो वर्क यहां पर नाउन हो गया, हार्ड यहां पर हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, हार्ड जॉब लिख सकते थे, एक ही बात हो गई, हार्ड जॉब लिख सकते थे। अब इस मीनिंग को भी डिफिकल्ट कन्वे कर सकता है, इस मीनिंग में भी डिफिकल्ट इसका सिनोनियम हो सकता है। आप डिफिकल्ट वर्क भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो अब डिफिकल्ट के मीनिंग को देख लेते हैं। डिफिकल्ट का मीनिंग क्या है? पहली बात तो ये जो डिफिकल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे कि मैंने हार्ड के बारे में बताया, एडवर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन जो आपका डिफिकल्ट वर्ड है वो केवल और केवल एडजेक्टिव हो सकता है। एक डिफरेंस तो यही हो गया। और दूसरा, इसका मीनिंग अगर हम जानने की कोशिश करें तो पहला मीनिंग तो यही है इसका, नीडिंग और यूजिंग मैनी स्किल्स और एफर्ट्स। ठीक है, यही मैंने हार्ड के मीनिंग में लिखवाया था। अभी हार्ड का जो तीसरा मीनिंग लिखवाया था मैंने यही लिखवाया था। डिफिकल्ट का भी यही सेम मीनिंग है।
अब इस मीनिंग को जब डिफिकल्ट कन्वे कर सकता है तो वो हार्ड का सिनोनियम भी हो सकता है, हार्ड उसका सिनोनियम हो सकता है। यहां पर लिख देता हूं सिनोनियम, ठीक है। एक मीनिंग इसका हो सकता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, डू, एक्सपीरियंस और हैंडल, etc। ये जो दूसरा मीनिंग है, यही मीनिंग मैंने हार्ड का लिखवाया था दूसरे नंबर पे, और मैंने बताया था टफ और डिफिकल्ट इस मीनिंग में इसके सिनोनियम हो सकते हैं, ठीक है। तो इस मीनिंग में भी ये जो हार्ड है डिफिकल्ट का सिनोनियम हो सकता है, सिनोनियम हो सकता है। अब ये जो डिफिकल्ट है ना, अब देखो चाहे वो इस मीनिंग को कन्वे करे या इस मीनिंग को कन्वे करे, दोनों ही मीनिंग में वो केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट सेंस में ही यूज होता है, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में ही यूज होता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी ही बताता है, वो फिजिकल या मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं बता सकता हार्ड की तरह, क्योंकि हार्ड तो इस पहले वाले मीनिंग में भी यूज हो सकता था। आप किसी सरफेस को हार्ड बोल सकते हो, आप कुछ खरीद कर लाए हैं और वो उसका जो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है वो इस नेचर की है कि उसको आसानी से तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, तो आप उसको कह सकते हो हार्ड, डिफिकल्ट नहीं कह सकते। यानी कि हार्ड जो वर्ड है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को या मटेरियल प्रॉपर्टीज को दिखा सकता है, फिजिकल सेंस में यूज हो सकता है। डिफिकल्ट इस सेंस में यूज नहीं हो सकता, वो केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट सेंस में ही यूज होगा। इतनी बात होगी हार्ड के मीनिंग पे और डिफिकल्ट के मीनिंग पे, और किस मीनिंग में वो सिनोनियम हो सकते हैं। और डिफिकल्ट इस वाले मीनिंग को, पहले मीनिंग को कन्वे नहीं करता, बाकी दोनों मीनिंग को डिफिकल्ट भी कन्वे कर देता है। लेकिन इनके अगर डिफरेंस की बात करें तो एक डिफरेंस और मुझे समझ में आता है इन दोनों वर्ड्स को स्टडी करने के बाद, वो ये कि ये जो डिफिकल्ट वर्ड है आपका, ये इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, इन दोनों ही मीनिंग में उन वर्क के बाद, उन वर्क से या उन चीजों से पहले लगाया जाता है जो कि इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग हो, इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, ठीक है। इंटेलेक्ट का मतलब आप जानते हैं दिमाग से है, ठीक है, जो आपको दिमागी तौर पर चैलेंज दे, इंटेलेक्ट को आपकी जो चैलेंज करे। यानी कि ये जो डिफिकल्ट है जब इन दोनों मीनिंग को कन्वे करेगा तो किसी टास्क या किसी जॉब से पहले ही लगाया जाएगा या किसी एक्शन से पहले लगाया जाएगा। जैसे कि बार्गेनिंग एक एक्शन है, तो उन एक्शन से पहले ये लगाया जाएगा जो कि इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग हो। जबकि ये जो हार्ड है ये प्रीफर किया जाता है, देखो इस मीनिंग में तो किसी मटेरियल से पहले आएगा, इस मीनिंग को तो हटा ही दो। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस बाकी के दो मीनिंग को लो, तो हार्ड उन दोनों मीनिंग में उस जॉब से या उस एक्शन से पहले आएगा जो कि बर्डनसम हो। बर्डनसम अब किसी भी तरीके से हो सकती है, बर्डनसम इंटेलेक्चुअली भी हो सकती है, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो सकती है। यानी कि अगर हम बर्डनसम को बर्डनसम का मतलब जो भार हो, ठीक है। कोई प्रोसेस बर्डन तब होती है जब हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा टायरिंग होती है, बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है, ठीक है। बर्डन आ गया हम पे, भार आ गया, वजन आ गया इस चीज़ का। तो हार्ड को किसी जॉब के लिए, किसी एक्शन के लिए, किसी टास्क के लिए एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि जो जॉब है, जो एक्शन है, वो हम उसके बर्डनसम एस्पेक्ट को रिफर कर रहे हैं, बर्डनसम प्रॉपर्टी को रिफर कर रहे हैं। और अगर हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक्शन इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग है तो हम डिफिकल्ट लगाते हैं। और जब दोनों लगाने का दोनों सेंस में यूज किया जा सकता है तो डिफिकल्ट भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है। मतलब कुछ ऐसे एक्शन होंगे जिसमें इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग का एट्रीब्यूट भी दिखाया जा सकता है और बर्डनसम का एट्रीब्यूट भी दिखाया जा सकता है, तो दोनों यूज की जा सकती हैं, है ना। डिफिकल्ट भी वहां जाएगा, हार्ड भी वहां जाएगा। इतनी बात हो गई। अब देखिए अपने आप उस पर आते हैं, प्रॉब्लम पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है बार्गेनिंग लास्टिंग ऑलमोस्ट 20 आवर्स। और देखिए जो बार्गेनिंग है यहाँ पर इसके इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग एट्रीब्यूट को रिफर नहीं किया जा रहा, यहाँ पर ऐसा रिफर नहीं किया जा रहा है कि जो बार्गेनिंग थी वो दिमागी रूप से चैलेंजिंग थी। यहाँ पर यह रिफर किया जा रहा है कि बार्गेनिंग जो है 20 घंटे तक चली। और आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे, पूरे कंटेक्स्ट को समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो कोपेनहेगन अकॉर्ड है, कोई भी जो अकॉर्ड होता है, ये इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग इतना नहीं होते जितना इनमें बार्गेनिंग, नेगोशिएशन होता है। वो इसलिए क्योंकि जो आपको एक्सेप्टेबल होता है वो दूसरे वाली पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्या कह रहा है वो
इंडिया एंड 25 कंट्रीज, यानी कि 26 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है टोटल मिलाकर। 26 में से 2 किसी इशू पे मानेंगी, 14 नहीं मानेंगी, 15 मान जाएंगी, इस टाइप का चलता रहता है। तो इसीलिए इसके बर्डनसम एट्रीब्यूट को रिफर किया जा रहा है, और यहाँ पर सही एडजेक्टिव होना चाहिए हार्ड, ना कि डिफिकल्ट। इसके अलावा आपको और बता दूं आपकी जीके के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, कि ये जो बार्गेनिंग होती है ना, ये जो बार्गेनिंग होती है इसकी कैटेगरीज होती हैं। अगर आपने कभी बिजनेस स्टडीज वगैरह पढ़ी हो तो वहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है कि बार्गेनिंग की कैटेगरीज होती है। बार्गेनिंग या किसी भी नेगोशिएशन की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है हार्ड बार्गेनिंग, एक होती है हार्ड बार्गेनिंग, एक होती है सॉफ्ट बार्गेनिंग। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, हार्ड बार्गेनिंग जो होती है वो थोड़ी बर्डनसम होगी, उसमें ज़्यादा आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और सॉफ्ट बार्गेनिंग जो होती है उसमें थोड़ी मामूली सी थोड़ी मोड़ी बार्गेनिंग होती है, 1-2 स्टेटमेंट आपने कहे, 1-2 स्टेटमेंट दूसरी अदर पार्टी ने कहे और मामला तय हो गया, एग्रीमेंट हो गया, डील तय हो गई। तो ये 2 कैटेगरी की बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग को 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है, हार्ड बार्गेनिंग, सॉफ्ट बार्गेनिंग। हार्ड बार्गेनिंग को फर्दर और ज़्यादा कैटेगराइज किया जा सकता है अलग अलग फंक्शंस के आधार पर। उसी प्रकार से सॉफ्ट बार्गेनिंग को भी, ये जो बिजनेस वगैरह मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स करते होंगे वो पढ़ते होंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई कि यहाँ पर इसमें 71 में हार्ड क्यों होना चाहिए, डिफिकल्ट क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, चल लेते हैं 72 पर। यहां मैं लिख देता हूं हार्ड, यहां आ जाएगा आपके लिए हार्ड। ये रहा आपके सामने 72। क्या कह रहा है? द अकॉर्ड केम आउट ऑफ हार्ड बार्गेनिंग लास्टिंग ऑलमोस्ट 20 आवर्स अमंग 72 में ब्लैंक दिया हुआ ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ सम ऑफ द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 73 में बाद में देखेंगे, पहले 72 में देख लेते हैं। क्या रूलर्स बार्गेन करते हैं? नहीं। किंग्स बार्गेन करते हैं, चीफ्स बार्गेन करते हैं? भैया बार्गेन करते हैं हेड्स। अब ये जो हेड होते हैं ये क्या होते हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव इंचार्ज होते हैं। जैसे कोई भी देश होता है तो अलग अलग इंटरनेशनल बॉडीज में, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई भी आपने कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है या कुछ भी करना है, तो इस तरह की नेगोशिएशन करने के लिए इंचार्ज होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इंचार्ज। इंडिया का एक होगा, चाइना का एक होगा, रशिया का एक होगा, उनके साथ उनकी फर्दर टीम भी होती होगी, कुछ उनके असिस्टेंट वगैरह होते होंगे, सहायक होते होंगे, लेकिन जो हेड्स होते हैं वही इस चीज़ को करते हैं। तो ये क्या होता है? हेड क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव इंचार्ज होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं रिप्रेजेंटेटिव इंचार्ज ऑफ एनी कंट्री, जो नेगोशिएट करते हैं, जो बार्गेन करते हैं। तो ये बार्गेनिंग किसके बीच में चली? अमंग हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर जाता है वो बार्गेनिंग करता है, उसको बार्गेनिंग करनी आती भी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी नेशन का, किसी भी कंट्री का। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ सम ऑफ द मोस्ट। अब देखिए 73 में क्या भरा जाना है? 73 में चल लेते हैं। क्या? इन्फ्लुएंशियल, करप्टेड, यूजलेस या ब्यूटीफुल? तो मोस्ट करप्टेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नहीं। कोपेनहेगन अकॉर्ड जो जिसके बीच देखिए, ये जो कॉम्प्रिहेंशन या जो ये जो क्लोज टेस्ट है, ये दिया गया होगा किसी न्यूज़पेपर वगैरह से, किसी मैगजीन के आर्टिकल से उठा के, और जो उस टाइम पे करंट अफेयर्स को इम्प्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा उसको ये पता होगा, उसने तो शटाशट लगा दिए होंगे। लेकिन जिसको नहीं भी पता वो भी अपने बेसिक सेंस को लगा सकता है। करप्टेड कंट्रीज की तो बात है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये जो पैराग्राफ है किसी करप्शन पे लिखा हुआ है ना। कोई आर्टिस्टिक सेंस भी इसमें नहीं है, किसी की ग्रीनरी को, किसी के हेरिटेज को यहाँ पर नहीं बताया जा रहा कि यहाँ पर इसमें इतने हेरिटेज है और इसमें इतनी ग्रीनरी है जो आपने ब्यूटीफुल लगा दिया, उस कंटेक्स्ट में भी बात नहीं हो रही। यूजलेस का ही मीनिंग नहीं है इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल का मतलब जिसके पास इन्फ्लुएंस हो, जो कि पावर हो, है ना, जिसके पास पावर हो, यानी कि इस कंटेक्स्ट को अगर समझे तो इन्फ्लुएंशियल यहाँ पर 73 हो जाना है।
सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर लिख देता हूं मैं इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, ये हो गया 73। बाकी 3 वर्ड तो ये बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, बच्चा भी बता देगा छोटा सा इनको, जो भी कि पढ़ सकता है। 74 एट द 74 ऑफ द डे, ऑन सैटरडे, मिडिल, इवनिंग, नाइट, एंड। देखो अगर इवनिंग की और नाइट की बात होती ना, चलो नाइट के साथ एट आ सकता है, लेकिन फिर उसके बाद डे नहीं लिखा रहता, डे की तो कोई नाइट होती नहीं है। इवनिंग के साथ इन लिखा जाता, तो इवनिंग भी हटा दो। अब मिडिल की बात रह गई और एंड की। मिडिल के लिए भी देखिए, ये जो एट द एंड ऑफ द डे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ये कब यूज होता है और किस कंटेक्स्ट में यूज होता है। एक होता है आपका एट द एंड ऑफ कोई भी टाइम पीरियड, यहां पर लिखा होगा कोई भी टाइम पीरियड, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, डे हो सकता है, ऐसे यहां पर लिखा रहेगा एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ कोई भी टाइम पीरियड यहां पर लिखा होगा, है ना। अगर ये टाइम पीरियड यहां पर लिखा हुआ है तो आप लगाते हैं एट द एंड और एट द बिगिनिंग। और ये जो दोनों फ्रेजेस हैं, एट द और एट द एंड और एट द बिगिनिंग, ये दोनों फ्रेजेस हैं टाइम को रिफर करते हैं, किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को, क्योंकि एट लगा रहे हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम को ही रिफर कर रही है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करती है, टाइम को रिफर करती है। अगर हमने यहाँ पर मंथ लिख दिया तो मंथ का एंड हो गया, किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करती है। इनडेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम भी कहा जा सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक तो है बट इनडेफिनिट है, पता नहीं है, जब यहाँ पर वो टाइम पीरियड लिख दोगे तो वो पता लग जाएगा। इसी के साथ और 2 फ्रेजेस होती हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, और मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इन्हें लिखा हुआ देखा है, इन द एंड, और एक होता है इन द बिगिनिंग, ठीक है। इन द एंड का मतलब होता है फाइनली, ठीक है, और इन द बिगिनिंग का मतलब होता है इनिशियली। ये किसी टाइम को रिफर नहीं करती, ये फाइनली और इनिशियली के मीनिंग को जनरेट करती है। मतलब जब कोई प्रोसेस हो रही थी तो उस प्रोसेस का रिजल्ट फाइनली ये आया, इनिशियली जब कोई काम हुआ तो हमने सबसे पहले ये किया, ठीक है। एडवर्ब सेंस में चली जाते हैं फाइनली और इनिशियली को रिफर करने के लिए, ठीक है। किसी स्पेसिफिक टाइम को रिफर नहीं करती, जबकि एट द एंड और एट द बिगिनिंग स्पेसिफिक टाइम को रिफर करती हैं। देखिए मिडिल का तो कोई सेंस ही नहीं है, एट द मिडिल ऑफ द डे ऑन सैटरडे इंडिया, मिडिल में तो कुछ हुआ ही नहीं होगा, एंड में ही हुआ होगा, ठीक है। और ये जो है इडियोमेटिक फ्रेजेस की तरह काम करती हैं, इसको आप ध्यान रखना। एट द एंड ऑफ द डे इंडिया 75 पर चल लेते हैं। मिडिल को तो फिर अलग ही तरीके से रिफर करता हो, जब नाइट लिखा है, इवनिंग लिखा, तो मिडिल मतलब नून कर देता हो, मिडिल ही क्यों लिखता। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एंड, इसको हटा के यहाँ पर तो हेड्स था हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ 74 में एंड। एट द एंड ऑफ द डे ऑन सैटरडे इंडिया प्रूव्ड टू हैव गिवन ग्राउंड ऑन सम, इंडिया appeared to have given ground, viewed to have given ground, इंडिया cleared to have given ground। देखिए अगर आप जरा सा ही मीनिंग समझ पा रहे हैं तो क्लियर्ड ऐसा तो है नहीं कि व्यू कर लिया इंडिया ने, कुछ देखा या इंडिया ने कोई क्लियर कर दिया। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उनके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और किसी सेंस में तो ये आ ही नहीं सकती। तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया ने कुछ देख लिया यहाँ पर, ये इंडिया ने किसी चीज़ को क्लियर कर दिया, ऐसा तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये तो मीनिंगफुल है ही नहीं सेंटेंस में। हाँ मीनिंगफुल या सिंटैक्स के हिसाब से अपीयर और प्रूव दोनों आ सकती हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ज़्यादा मीनिंगफुल है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। उस पर बात करने के लिए इन दोनों वर्ब के मीनिंग को समझ लो जरा, इनके फंक्शन को समझ लो जरा, और बहुत महत्वपूर्ण वर्ब है। मैं ऐसे ही किसी चीज़ के बारे में खोल के नहीं बताता हूं, मैं आपका और मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। देखिए ये जो वर्ब है अपीयर, ये लिंकिंग नेचर की वर्ब भी है और एक्शन नेचर की वर्ब भी है।
एक्शन वर्ब भी। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो लिंक करने के लिए लगाई जाती है कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से, और ये कॉम्प्लीमेंट कोई भी नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है, कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है। एड वो मैनर कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाते। इन सब में मैं डिटेल में बात कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वर्ब वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट में ये चीजें पड़ी हुई हैं, एपियर के बारे में खोल के बताया हुआ है। लेकिन फिलहाल यहां पर इतना समझिए कि एपियर का जो मीनिंग होता है टू स्टार्ट टू बी सीन, दिखाई देना, स्टार्ट होना, या टू स्टार्ट टू बी सीन और प्रेजेंट, बी प्रेजेंट या टू बी प्रेजेंट, कहीं पर प्रेजेंट होना, स्टार्ट करना, या कहीं पर दिखाई देना, स्टार्ट करना, ये एपियर का मीनिंग होता है। जब वो लिंकिंग वर्ब हो, एक्शन हो, मीनिंग यही होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने लिखा सी एपियर्ड कॉन्फिडेंट। एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा सी एपियर्ड टू हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा सी एपियर्ड बिफोर द जूरी, जूरी मतलब कलेक्शन ऑफ जजेस, ठीक है, पढ़ा होगा आपने वो कैम्प में। 3 सेंटेंस मैंने आपको लिखे, आप देखकर बता सकते हैं कि कहां पर एपियर लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है और कहां पर वो एक्शन वर्ब की तरह यूज हो रही है। देखो पहले सेंटेंस में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर एडजेक्टिव लिखा हुआ है। एडजेक्टिव अगर लिखा हुआ है तो इस एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट बनाया गया होगा इस सी सब्जेक्ट का, और एपियर को लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया होगा। और अभी भी समझ में ना आ रहा हो तो एपियर्ड की जगह वाज लगा कर देख लो, बी की कोई भी फॉर्म लगा के देख लिया करो। ये जो बी है ना, बी सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब है। इसकी जो फॉर्म होती है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, कोई भी फॉर्म यहां पर लगा के देख लो। हमने वाज लगा के देख ली, सी वाज कॉन्फिडेंट, मीनिंगफुल है, मतलब वाज लिंकिंग वर्ब ने एपियर्ड को रिप्लेस कर दिया तो एपियर्ड भी लिंकिंग वर्ब रही होगी। तो यहां पर एपियर्ड लिंकिंग वर्ब है। यहां पर देख लो सी एपियर्ड टू हैव कॉन्फिडेंस, यहां पर भी एपियर्ड लिंकिंग वर्ब है, वाज यहां पर भी इसको रिप्लेस कर जाएगा, है ना। तो यहां पर, लेकिन यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट है वो कोई एडजेक्टिव ना होके एक इन्फिनेटिव फ्रेज लगी हुई है। इन्फिनेटिव भी एडजेक्टिव बन सकते हैं, ओके। लेकिन यहां पे जो एपियर्ड लिखा हुआ है, सी एपियर्ड बिफोर द जज, यहां पर ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा हुआ है। आगे जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखी हुई है यहां पर मीनिंग अभी भी यही है, लेकिन ये एक एक्शन नेचर की वर्ब हो गई। एपियर यहां पर एक्शन नेचर की वर्ब हो गई। यहां पर ये बताया जा रहा है कि जज के सामने, जूरी के सामने वो एपियर हुई, यानी कि वो आई। तो इस तरह के मीनिंग को एपियर कन्वे करता है, इस तरह के फंक्शन में होता है। दूसरी वर्ब है आपकी प्रूव। प्रूव का मतलब होता है टू शो अ पर्टिकुलर रिजल्ट, पर्टिकुलर रिजल्ट। अब ये जो वर्ब है ना, ये भी लिंकिंग नेचर की वर्ब हो सकती है और ये एक्शन नेचर की भी हो सकती है। जैसे मैं यहां पे लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पर, द स्कीम प्रूव्ड सक्सेसफुल, SU सक्सेसफुल, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। यहां पर ये प्रूव्ड क्या है, देखो सक्सेसफुल जो लगा है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट हो गया इस स्कीम के लिए, सब्जेक्ट के लिए। इट मींस प्रूव यहां पर क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई। मैं ये भी लिख सकता हूं, सी प्रूव्ड पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, सी प्रूव्ड पाइथागोरस थ्योरम। प्रूव्ड यहां पर क्या हो गया, एक्शन नेचर का वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये डिफरेंस हो गया। अब देखो प्रूव का मतलब है टू शो ए पर्टिकुलर रिजल्ट, यानी कि कोई प्रोसेस हुई उसके बाद एक रिजल्ट आ गया, उसके बाद एक रिजल्ट हो गया। लेकिन एपियर का मतलब अलग है, टू स्टार्ट टू बी सीन और टू बी प्रेजेंट, कि इस तरह की सिचुएशन में आ जा रहा है, इस तरह से दिखाई देना। अब यहां पर आप अगर इस सेंटेंस के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, क्या लिखा हुआ था, इंडिया प्रूव टू हैव गिवन ग्राउंड या इंडिया एपियर टू हैव गिवन ग्राउंड, ये ज्यादा मीनिंगफुल है। यानी कि इंडिया इस स्टेट में आ गया, इंडिया एपियर होने लगा या इंडिया इस तरह से दिखने लगा। हैव गिवन ग्राउंड एक परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाया गया है कॉम्प्लीमेंट बनाकर एपियर्ड लिंकिंग वर्ब का। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कोई रिजल्ट दिखा दिया। तो प्रूव यहां पर उतनी मीनिंगफुली एप्रोप्रिएट नहीं है जितनी कि एपियर्ड है। इंडिया एपियर टू हैव गिवन ग्राउंड ऑन सम, 76 में देख लेते हैं,
ठीक है। इंडिया अपेयर टू हैव गिवन ग्राउंड ऑन सम मटेरियल्स। मटेरियल का मतलब होता है कोई फिजिकल सब्सटेंस। मेरे हाथ में एक मटेरियल है क्योंकि एक फिजिकल सब्सटेंस है, तो यहाँ पर फिजिकल सब्सटेंस की तो बात ही नहीं हो रही है। कोपनहेगन अकॉर्ड की बात हो रही है। थॉट्स का मतलब होता है वो आइडियाज, वो ओपिनियंस, वो बातें जो हमारे दिमाग में आती हैं उनको थॉट कहते हैं। या द एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग की एक्टिविटी को थॉट कहा जा सकता है। तो यहाँ पर थॉट की बात भी नहीं हो रही है। क्या था, ऑन सम थॉट्स की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये भी कंटेक्स्टफुल नहीं है, मटेरियल्स भी कंटेक्स्टफुल नहीं है। इश्यूज यहाँ पर सही होना चाहिए। चौथा भी देख लेते हैं, डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए। डिस्कशन का मतलब है द एक्टिविटी ऑफ डिस्कसिंग समथिंग। मैं यहां पर लिख देता हूं द एक्टिविटी, ठीक है। तो यहां पर कोई एक्टिविटी पर तो ग्राउंड की बात हो नहीं रही है, इश्यूज की बात हो रही है। इश्यूज का मतलब होता है वो सब्जेक्ट जो कि डिस्कस किया जा रहा है ना। तो उन इश्यूज पर, उन सब्जेक्ट पर ग्राउंड गिव करने की बात की जा रही है। यहां पर आना चाहिए इश्यूज। डिस्कशन एक एक्टिविटी है, उस पर ग्राउंड की बात नहीं की जा रही। इंडिया अपेयर टू हैव गिवन ग्राउंड ऑन सम इश्यूज, वो सब्जेक्ट जो कि कोपनहेगन अकॉर्ड में जिन पर बात की जा रही थी। ये सब्जेक्ट ऑन विच पीपल आर थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट, ये होता है इशू का मतलब। और द एक्टिविटी इन विच पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर लिख देता हूं, ठीक है। इशूज हैव गिवन ग्राउंड ऑन सम इशूज बट ब्लॉक्ड इंट्रूजन ऑन अदर रेड लाइन्स। इंट्रूजन का मतलब हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस, ठीक है। इस मीनिंग में तो इंटरफेरेंस होगा। रेड लाइंस का मतलब होता है लिमिट, वो सीमाएं जो कि क्रॉस नहीं की जानी चाहिए। रेड लाइंस में लिखवा देता हूं यहां पर, कभी आपके काम आएगा। रेड लाइंस का मतलब हो गया लिमिट या लिमिट्स विच शुड नॉट बी क्रॉस्ड। वो लिमिट जिनको क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए उनको रेड लाइंस बोल देते हैं हम। 77 पर चलते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, पूरे को हटाना नहीं है। ठीक है। इट हैड बिकम, 77 में ब्लैंक दिया हुआ है जिसमें यहां पर वर्ड आना है विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द, आगे देख लेंगे क्या होना है। इट हैड बिकम एविडेंट, वेग, एम्बिगियस, इंडिसिसिव। देखो ये जो बिकम यहां पर लगा हुआ है, ये भी लगी हुई है एक तरह की लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब लगी हुई है तो यहां पर कोई एडजेक्टिव ही आना है जो कि कॉम्प्लीमेंट होना है। लेकिन ये चारों के चारों एडजेक्टिव लगे हुए हैं। एविडेंट का मतलब है क्लियर या इजीली नोटिसेबल। यहां पर लिख देता हूं क्लियर या इजीली नोटिसेबल। एम्बिगुअस का मतलब क्या है, अनक्लियर। इंडिसिसिव का मतलब क्या है, जो डिसिसिव ना हो। डिसिसिव बना है डिसीजन से। डिसीजन का मतलब टू सर्टेन समथिंग। डिसाइड का मतलब क्या होता है, डिसाइड का मतलब होता है टू सर्टेन समथिंग, किसी चीज को निश्चित कर देना, ऐसा ही होना है, ऐसा ही होगा। उसी से बना है डिसाइड से बना है डिसिसिव, इसी डिसिसिव से बन जाता है डिसीजन। इनडिसिसिव का मतलब क्या हो गया, जो कि सर्टेन ना हो, अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब अनक्लियर भी कहा जा सकता है। आप किसी चीज के बारे में सर्टेन नहीं है तो आप उस चीज के बारे में क्लियर नहीं है, मतलब अनक्लियर भी कहा जा सकता है। वेग का मतलब भी नॉट क्लियर ही होता है, ठीक है। जो सुनने में, समझने में, दिखने में वेग हो, क्लियर ना हो, नॉट क्लियर। तो यहां पर क्या लगाया जाना चाहिए, ये बाकी जो तीनों मीनिंग है, दूसरे में, चौथे में और तीसरों में, ये तो एक दूसरे का सिनोनियम ही है। ये तो वैसे ही आप गलत कर दोगे, अगर तुक्का ही मारोगे इनका मीनिंग समझ के तो भी इनको गलत कर दोगे। यहां पे आना चाहिए एविडेंट। इट हैड बिकम एविडेंट, यानी कि इट हैड बिकम क्लियर विद इन द फर्स्ट वीक। ये चीज जो है क्लियर हो गई, साफ हो गई फर्स्ट वीक में। इतनी बात यहां पर अगर हो गई तो अगले पे देख लेते हैं 78 पर। पहले तो इसको
इसको हटा देते हैं। ठीक है, इट हैड बिकम एविडेंट विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द अकॉर्ड या टॉक्स। देखिए थॉट्स और इशूज का तो कोई फर्स्ट वीक होगा नहीं, यहाँ पर थॉट्स का और इशूज का तो कोई फर्स्ट वीक होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि इशूज चल रहे थे उसका फर्स्ट वीक है। अकॉर्ड की यहाँ पर बात की गई है, अकॉर्ड का भी कोई फर्स्ट वीक नहीं होगा। अकॉर्ड का मतलब क्या है, एक एग्रीमेंट, उसका क्या फर्स्ट वीक होगा। टॉक्स का फर्स्ट वीक हो सकता है। अब देखो कैसे, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, यहां पर फर्स्ट वीक दिया जा रहा है और फर्स्ट वीक क्या है, एक ड्यूरेशन है। ठीक है, एक फर्स्ट वीक क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन है और उस टाइम ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए प्रीपोजिशन भी उसी हिसाब से लगी है और आगे ऑफ लगाया जा रहा है, फिर एक प्रीपोजिशन। अब इस ड्यूरेशन को किसी बड़ी ड्यूरेशन में से लिया गया है, उस बड़ी ड्यूरेशन का पार्ट ही तो है फर्स्ट वीक, एक छोटी ड्यूरेशन। ठीक है, आप ऐसे लिखते हैं ना, वन ऑफ द प्यूपिल, है नहीं। द प्यूपिल का मतलब बहुत सारे लोग और उनमें से कोई एक, यानी कि किसी बड़े ग्रुप में से किसी एक छोटी सी यूनिट को तो लेते हैं हम और ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो फर्स्ट वीक ड्यूरेशन को लिया जा रहा है, इसको भी किसी बड़ी ड्यूरेशन से लिया जा रहा होगा। अकॉर्ड तो किसी ड्यूरेशन को रिफर ही नहीं कर सकता, इशूज भी किसी ड्यूरेशन को रिफर नहीं कर सकता, थॉट भी नहीं कर सकता, टॉक्स कर सकता है। वो ऐसे टॉक्स रिफर कर सकता है उस मीनिंग को, उस कंटेक्स्ट को, कि जब से बात स्टार्ट हुई और तब तक वो चली, है ना। जब से बात करना स्टार्ट किया हमने, टॉक्स का मतलब है वो ड्यूरेशन। यहां पर टॉक्स का मतलब है वो ड्यूरेशन, जब हमने पहले दिन से बात करनी स्टार्ट की, पहले मोमेंट से और आखिरी मोमेंट तक, जब तक हमारा वो अकॉर्ड साइन नहीं हो गया। अकॉर्ड साइन करने के बाद तो टॉक्स खत्म हो गई। ठीक है, तो ये इस पूरे ड्यूरेशन में इस फर्स्ट वीक को ले लिया, तो यहां पर हो जाना चाहिए दूसरा, है ना। इट हैड बिकम एविडेंट विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द टॉक्स। इस तरह से लॉजिकल रहना है, चीजों के साथ हो जाएगा काम आपका। ऑफ द टॉक्स दैट द बेस्ट इवन द फोर इमर्जिंग एंड इकोनॉमीज ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। 79 में देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे सामने। ये हो गया 79। ठीक है, इट हैड बिकम एविडेंट विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द टॉक्स दैट द बेस्ट इवन द फोर इमर्जिंग एंड इकोनॉमिक इकोनॉमीज। ये तो सेंसिबल ही नहीं है, इसको तो हटा ही दो। इकोनॉमिक इकोनॉमीज का तो कोई सेंस ही नहीं है। पॉलिटिकल इकोनॉमीज इसमें आ सकता था, प्रेजवर्दी इकोनॉमीज भी आ सकता था, पावरफुल इकोनॉमीज भी आ सकता था, लेकिन इन दोनों को मैं क्यों एलिमिनेट करूंगा पता है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ देखा मैंने बेस्ट। देखो अगर ये सेंटेंस कहीं और भी लिखा हुआ होता, कहीं ये सेंटेंस इंडिविजुअली लिखा हुआ होता, तो इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमीज और प्रेजवर्दी इकोनॉमीज दोनों आ जाते, लेकिन यहां पर उसने लिखा हुआ है बेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। अब बेस्ट के मीनिंग को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए ही उसने इवन लगाया है। देखिए जो इवन के बाद लिखा हुआ है, इवन द फोर इमर्जिंग एंड इकोनॉमीज ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, इससे पहले कोमा लगाया गया है। कोमा अगर लगाया गया है इससे पहले, तो एक तो ये एडिशनल फ्रेज है, जो इवन से लिखी गई है वो एक एडिशनल फ्रेज है, और इस एडिशनल फ्रेज को एम्फेसाइज करने के लिए, इस मीनिंग को एम्फेसाइज करने के लिए उसने इवन लगाया है। इस इंफॉर्मेशन पर जोर देने के लिए इवन को लगाया गया है, और ये इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये पूरी इंफॉर्मेशन द बेस्ट को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए लगाई गई है। द बेस्ट के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक एडिशनल फ्रेज लगाई कोमा लगाकर, और इवन से उसकी शुरुआत की। तो यहां पर जो भी लिखा हुआ है वो उस बेस्ट के मीनिंग को मॉडिफाई करते हुए चलना चाहिए, और उसने कर दिया, इमर्जिंग लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर दूसरा लगाया जाना चाहिए पावरफुल। और एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी चीज ये कि जो एंड कंजंक्शन है ये कुमुलेटिव नेचर का कंजंक्शन है। कुमुलेटिव नेचर का कंजंक्शन, कुमुलेट का मतलब इकट्ठा करना, टू गैदर इंफॉर्मेशन, टू गैदर समथिंग। कुमुलेट से ही बनता है अकुमुलेट, अकुमुलेशन।
ठीक है, इकट्ठा कर देना, टू गैदर इंफॉर्मेशन। तो एंड जो है ना इंफॉर्मेशन को ऐड कर देता है, तो जब ऐड करता है तो वो सेम नेचर की इंफॉर्मेशन होती है। यहां पर आप इमर्जिंग लगा रहे हैं तो यहां पर इमर्जिंग के साथ जो तालमेल बिठाएगा वो वर्ड है, उसका मीनिंग होना चाहिए पावरफुल। ठीक है, प्रेज वर्दी नहीं, पॉलिटिकल भी नहीं। यहां पर हम पॉलिटिकल इकोनॉमीज को रिफर तो कर रहे हैं, सारी के सारे नेशन की जो इकोनॉमीज होती है पॉलिटिकल इकोनॉमीज ही कही जाती हैं, लेकिन यहां पर इस बेस्ट के मीनिंग को जस्टिफाई करने के लिए पावरफुल ज्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ठीक है, इस कंटेक्स्ट को अगर आप समझ पा रहे हैं तो इवन द 4 इमर्जिंग एंड पावरफुल इकोनॉमीज ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड वर गोइंग टू डिफेंड द 80 में ब्लैंक है, देख लेते हैं क्या है। प्रेज वर्दी तब आ जाता है जब वो किसी एक इकोनॉमी की या 2-4 इकोनॉमीज की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता, कंटेक्स्ट उस टाइप का होता। इमर्जिंग है और पावरफुल है, डेवलपिंग वर्ल्ड की तो पावरफुल ही है वो। क्या लिखना है यहाँ पर 80 में, एक्सपेक्टेड, एग्जिस्टिंग, रिजल्टेंट, कॉन्सिक्वेंशियल, that the best even the 4 emerging and powerful economies of the developing world were going to defend the expected economic resource sharing regimes। नहीं, एक्सपेक्टेड का मतलब आप जानते हैं होपफुल, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा हो। एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं, एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्स। एग्जिस्टिंग का मतलब है विच एग्जिस्ट इन रियल या नाउ, जो इस टाइम पर एग्जिस्ट कर रहा है, उनकी बात, उन रिसोर्सेस की बात की जा रही है कि उन इकोनॉमिक रिसोर्स को कैसे डिफेंड करना है, डिफेंड करने की बात की जा रही है। तो यहां पर हो जाना चाहिए एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग का मतलब विच एग्जिस्ट नाउ, एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां पर लग रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, विच एग्जिस्ट नाउ, जो कि है, अभी एग्जिस्ट करते हैं, वो इकोनॉमिक रिसोर्स शेयरिंग रिजीम्स को डिफेंड करने की बात की जा रही है। ओके, रिजल्टेंट और कॉन्सिक्वेंशियल तो एक ही मीनिंग को कन्वे करते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब भी हैपनिंग एज ए रिजल्ट, कोई चीज रिजल्ट के रूप में आ गई उसी को कॉन्सिक्वेंशियल कहा जाता है, हैपनिंग एज ए रिजल्ट, एडजेक्टिव है ये। कॉन्सिक्वेंशियल का एक मीनिंग इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट। मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, कॉन्सिक्वेंशियल का एक मीनिंग होता है हैपनिंग एज अ रिजल्ट, और यही मीनिंग होता है रिजल्टेंट का। तो कॉन्सिक्वेंशियल इस मीनिंग में रिजल्टेंट का सिनोनियम है। दूसरा एक मीनिंग होता है कॉन्सिक्वेंशियल का इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस हो जिसमें। ठीक है, तो ये तो दोनों आपस में सिनोनियम ही हो रहे थे, ये भी नहीं आने थे। कोई रिजल्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स की बात नहीं की जा रही है। जो इकोनॉमिक रिसोर्स शेयरिंग रिजीम्स अभी एग्जिस्ट करते हैं प्रेजेंट के टाइम पर, उनको डिफेंड करने की बात हो रही है। तो ये हो गया आपके पूरे का पूरा क्लोज टेस्ट। इसी तरह से आपने अप्रोच को अपनी रखना है, इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी भी चीज़ से आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।